दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 15 दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरण। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से आरएसवीआई स्टूडियोज में किया गया है। आरएसवीआई डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। आरएसवीआई डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। आरएसवीआई का ईमेल आईडी है daisy@rsvi.gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक आरएसवीआई लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ 192 अध्याय 15 दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरण। दीपेंद्र मनोचा। परिचय। समावेशी शिक्षा के साथ साथ हम समावेशी लेखन तथा पठन की ओर भी अग्रसर हो रहे हैं। सार्वभौमिक डिजाइन की अवधारणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण कन्वेंशनल के मूल सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। एक तरफ मुख्य धाराओं वाले उपकरण जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल फोन ने दृष्टिबाधितों को पढ़ने तथा लिखने की सुविधा प्रदान की है, तो दूसरी तरफ डिजिटल प्रौद्योगिकी मानक यथा डेजी, ईपब, यूनिकोड मुख्य धारा से जुड़े प्रकाशकों को कम मूल्य वाली सुलभ पठन सामग्री बनाने में मदद करते हैं। समाजीकरण के नए तरीके जैसे फेसबुक, ट्विटर आदि समय व्यतीत करने के तरीके के रूप में ही नहीं बल्कि समावेशी सामाजिक नेटवर्क, बातचीत, शिक्षा और जानकारी के बहुत प्रभावी तरीकों के रूप में भी उभर रहे हैं। ये अध्याय नई प्रौद्योगिकियों के दृष्टिबाधिता या अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों की शिक्षा पर उनके प्रभावों को समझने का एक प्रयास है। प्रौद्योगिकी के ऐसे कई पक्ष हैं जिनकी मदद से दृष्टिबाधितों द्वारा स्वयं पढ़े जाने वाली पठन सामग्री बनाई जा सकती है। ऐसी पठन सामग्री को पढ़ने हेतु इस प्रकार के कई उपकरण भी उपलब्ध हैं। तकनीकी इस बात को लगातार परिवर्तित कर रही है कि आज दृष्टिबाधित क्या क्या कर सकते हैं। हम आगे ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय परिवेश में ऐसे कौन कौन से नए समाधान हैं जिनकी मदद से वे सामाजिक मेलजोल कर सकते हैं तथा अंतर्जाल पर स्थित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपनी स्थिति कहां पाते हैं। दृष्टिबाधितों द्वारा स्वयं पढ़े जा सकने वाले प्रारूप कैसे बनाए जा सकते हैं। सामान्य पुस्तकें दृष्टिबाधित तथा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है। इन पुस्तकों के प्रारूप में परिवर्तन कर इन्हें दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ बनाया जाता है। ये सुलभ प्रारूप हैं ब्रेल, बोलती पुस्तकें, अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए बड़े अक्षर की पुस्तकें तथा डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। पृष्ठ 193 संगणक यानी कंप्यूटर तथा आधुनिक तकनीकी ने इन सभी प्रारूपों की पुस्तकों को बनाने की प्रक्रिया को बेहतर व सुगम बनाया है। किसी भी प्रारूप की पुस्तक को बनाने में सर्वप्रथम उसकी डिजिटल सामग्री तैयार की जाती है। आइए समझें कि एक डिजिटल पुस्तक क्या है। एक ऐसी पुस्तक जो कंप्यूटर की मदद से बनाई जाती है डिजिटल पुस्तक कही जाती है। ये एक कंप्यूटरीकृत दस्तावेज के रूप में उपलब्ध होती है। इस दस्तावेज को निम्न दो प्रकार से बनाया जा सकता है। नंबर 1, टंकण द्वारा। पुस्तक की संपूर्ण सामग्री कंप्यूटर पर कुंजी पटल के माध्यम से टंकित यानी टाइप की जाती है। ये प्रक्रिया
हर भारतीय भाषा में की जा सकती है। फॉन्ट का चुनाव यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टंकण यूनिकोड आधारित फॉन्ट में ही किया जाना चाहिए। यूनिकोड का विवरण इस अध्याय में अन्यत्र दिया जा रहा है। नंबर 2, स्कैनिंग द्वारा पुस्तकों की डिजिटल तस्वीरें स्कैनर की मदद से बनाई जाती हैं। इन डिजिटल तस्वीरों से OCR सॉफ्टवेयर द्वारा इबारत यानी लिखाई या टेक्स्ट निकाल ली जाती है। ये तकनीक तभी कार्य करती है जबकि उस भाषा के लिए OCR सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपियन भाषाओं के लिए OCR सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। फाइन रीडर, ओमनी पेज, कुर्जुएल तथा ओपन बुक सॉफ्टवेयर अंग्रेजी तथा यूरोपियन भाषाओं के लिए है। डॉक्टर ओलिवर कृत OCR सॉफ्टवेयर हिंदी के लिए है। OCR सॉफ्टवेयर से गुजरने के बाद ही ये दस्तावेज ब्रेल लिप्यंतरण अथवा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर में प्रयुक्त होता है। एक बार डिजिटल पुस्तक तैयार हो जाने के बाद ही इससे ब्रेल पुस्तक, बोलती पुस्तक अथवा बड़े अक्षरों वाली पुस्तक तैयार की जा सकती है। दृष्टिबाधित तथा अल्पदृष्टि वाले व्यक्ति इन डिजिटल दस्तावेजों को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन पर पढ़ सकते हैं। तथापि ध्यान देने योग्य बात यह है कि हर प्रकार की डिजिटल पुस्तकें दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है। एक डिजिटल पुस्तक को ब्रेल, बोलती पुस्तक अथवा बड़े अक्षरों वाली पुस्तक के रूप में परिवर्तित करने हेतु कुछ मानकों के अनुसार चलना होता है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर द्वारा पढ़े जाने हेतु भी इन मानकों का पालन करना होता है। पृष्ठ 194 ये मानक है। नंबर 1, यूनिकोड http://www.unicode.org। यूनिकोड दुनिया की हर भाषा की वर्णमालाओं को डिजिटल कोड आवंटित करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। बहुत सारी भारतीय भाषाओं के फॉन्ट इस मानक का पालन नहीं करते हैं। इस वजह से ये दस्तावेज दृष्टिबाधितों के काम नहीं आते। नंबर 2, डेजी या EPUB http://www.daisy.org तथा http://www.idpf.org। डेजी तथा EPUB मानक ये निर्धारित करते हैं कि पुस्तक या दस्तावेज का किस प्रकार से अंकन किया जाए। इस मानक के उपयोग से पुस्तक की पठनीयता एवं संचालन सुविधा में आसानी होती है। ब्रेल पुस्तक उत्पादन। ब्रेल पुस्तक उत्पादन हेतु 2 प्रमुख सहायक उपकरण हैं। नंबर 1, कंप्यूटरीकृत ब्रेल। ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर की मदद से डिजिटल फाइल को कंप्यूटरीकृत ब्रेल फाइल के रूप में लिप्यंतरित किया जाता है। डिजिटल दस्तावेज शब्द प्रक्रमण सॉफ्टवेयरों यथा MS वर्ड या ओपन ऑफिस या लाइबर ऑफिस की मदद से तैयार किया जाता है। ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयरों में ये दस्तावेज अंतर्जाल स्थित पन्नों से भी आयातित किए जा सकते हैं। इन ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयरों में विभिन्न भाषाओं के ग्रेड 1 तथा ग्रेड 2 की तालिकाएं उपलब्ध होती हैं, जो कि ब्रेल लिप्यंतरण में मदद करती हैं। अगर हमारे पास यूनिकोड आधारित दस्तावेज उपलब्ध न हो तब ये हमें 6 कुंजी पर आधारित टंकण की सुविधा प्रदान करता है। ये ब्रेलर पर टंकण करने के समान ही होता है। कंप्यूटर पर किए गए टंकण हमारे पास कंप्यूटराइज्ड फाइल के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रारूप में स्पेसिंग, तालिकाएं, पेज नंबर की स्थिति में परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 2, ब्रेल एम्बोजर या ब्रेल प्रेस। ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर में एक बार दस्तावेज तैयार करने के उपरांत ब्रेल एम्बोजर की मदद से ब्रेल प्रिंट निकाला जाता है। ब्रेल एम्बोजर को भी सामान्य प्रिंटरों की तरह ही कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ब्रेल एम्बोजर के द्वारा ब्रेल पन्नों पर ब्रेल उकेरी जाती है। उच्च क्षमता वाले एम्बोजरों को सामान्यतः ब्रेल प्रेस कहा जाता है। पृष्ठ 195 ब्रेल उत्पादन की प्रक्रिया। नंबर 1, प्रकाशक से डिजिटल फाइल प्राप्त करें या स्कैनिंग या टंकण के द्वारा डिजिटल फाइल बनाएं। नंबर 2, सेव एज डेजी स्रोत फाइल के आधार पर प्रूफ पढ़ें तथा प्रारूप सही करें। नंबर 3, ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर द्वारा लिप्यंतरण करें। नंबर 4, ब्रेल फाइल का पुनरीक्षण करें। नंबर 5, ब्रेल फाइल का प्रूफ ब्रेल पन्नों या रेफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले पर पढ़ें। नंबर 6, ब्रेल प्रिंटर या ब्रेल प्रेस के द्वारा एकाधिक प्रतिलिपि निकालें। बोलती पुस्तकों का उत्पादन। रिकॉर्डेड पुस्तकों को बोलती पुस्तकें कहा जाता है।
कई दशकों तक पुस्तकों को कैसेटों में रिकॉर्ड किया जाता था। स्वैच्छिक सेवा देने वाले व्यक्ति सामान्य टेप या कैसेट रिकॉर्डरों का इस्तेमाल करते थे। छात्र भी टेप रिकॉर्डरों या वहनीय कैसेट रिकॉर्डरों का इस्तेमाल किया करते थे। पृष्ठ 196। बोलती पुस्तकें बनाने में पेशेवर माइक्रोफोन, ध्वनि मिश्रण यंत्र तथा टेप डेक का इस्तेमाल किया करते थे। एनालॉग से डिजिटल तकनीक के युग में प्रवेश करने पर रिकॉर्डिंग भी डिजिटल हो गई है। डिजिटल रिकॉर्डिंग भी भिन्न भिन्न प्रारूपों में की जा सकती है। हर प्रारूप के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए डेजी कंसोर्टियम ने डिजिटल बोलती पुस्तकों के लिए मानक तैयार एवं प्रकाशित किए। डेजी मानक सिर्फ ध्वन्यांकित पुस्तकों के लिए ही नहीं बल्कि डिजिटल टेक्स्ट तथा डिजिटल मल्टीमीडिया के लिए भी है। पृष्ठ 197। डिजिटल बोलती पुस्तकें सामान्य MP3 फाइलों के रूप में भी बनाई जाती हैं। इस प्रकार की पुस्तकों में ज्यादा सुविधाएं नहीं होती हैं। नीचे एक तालिका द्वारा तीनों प्रारूपों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके 4 कॉलम है। पहले कॉलम में सुविधा, दूसरा ऑडियो कैसेट वाली बोलती पुस्तकें, तीसरा MP3 वाली बोलती पुस्तकें और चौथा है डेजी प्रारूप वाली बोलती पुस्तकें। सुविधा 40 घंटे की रिकॉर्डेड पुस्तक का साइज, ऑडियो कैसेट में 30 से 40 कैसेट, MP3 1 CD अथवा मेमोरी कार्ड का एक छोटा सा हिस्सा, डेजी प्रारूप 1 CD अथवा मेमोरी कार्ड का एक छोटा सा हिस्सा। सुविधा जहां पर पहली दफा सुनते समय बंद किया दोबारा वहीं से शुरू, ऑडियो कैसेट हाँ, MP3 नहीं, डेजी प्रारूप हाँ। सुविधा ध्वन्यांकित पुस्तक की लंबाई, पेज संख्या, पाठ संख्या इत्यादि की सूचना, ऑडियो कैसेट नहीं, MP3 नहीं, डेजी प्रारूप हाँ। अगले या पिछले पन्नों पर जाने की सुविधा, ऑडियो कैसेट नहीं, MP3 नहीं, डेजी प्रारूप हाँ। पुस्तक में आगे या पीछे की ओर तेजी से जाना, ऑडियो कैसेट हाँ, MP3 हाँ, डेजी प्रारूप हाँ। अगले या पिछले वाक्य पर जाना, ऑडियो कैसेट नहीं, MP3 नहीं, डेजी प्रारूप हाँ। पृष्ठ 198। सुविधा अगले या पिछले अध्याय पर जाना, ऑडियो कैसेट नहीं, MP3 हाँ, डेजी प्रारूप हाँ। सुविधा अगले या पिछले अनुभाग पर जाना, ऑडियो कैसेट नहीं, MP3 नहीं, डेजी प्रारूप हाँ। सुविधा उपकरण ऑडियो कैसेट, कैसेट प्लेयर, MP3, कंप्यूटर, CD अथवा DVD, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, आईपॉड की तरह के उपकरण। डेजी प्रारूप कंप्यूटर, CD अथवा DVD, मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, आईपॉड की तरह के उपकरण, डेजी प्लेयर। सुविधा सबसे सस्ते उपकरण की कीमत, ऑडियो कैसेट 1000 रुपए, MP3 700 रुपए, डेजी प्रारूप 5800 रुपए या कोई कीमत नहीं। अगर व्यक्ति के पास अपना सुलभ मोबाइल फोन है, डेजी पुस्तक की CD 700 रुपए वाले MP3 प्लेयर पर भी MP3 पुस्तक की तरह सुनी जा सकती है। पृष्ठ 199। डिजिटल बोलती पुस्तकें निम्नलिखित उपकरणों की मदद से बनाई जा सकती हैं। नंबर 1, सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर एवं हेडफोन तथा माइक, ऑडियो मिक्सर या प्री एम्प की मदद से रिकॉर्डिंग की गुणवत्ता बढ़ जाती है। नंबर 2, डिजिटल रिकॉर्डर्स। बोलती पुस्तकें सिर्फ मानव ध्वनि में ही नहीं बल्कि कंप्यूटरीकृत ध्वनि में भी बनाई जाती हैं। अगर हमारे पास पुस्तक की डिजिटल कॉपी उपलब्ध है जिसे कि ब्रेल पुस्तक बनाने के काम में लाया जाता है, तो उसी फाइल से कंप्यूटरीकृत आवाज में पुस्तकें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। आवाज की गुणवत्ता में कमी जरूर होती है, मगर सैकड़ों पन्नों को रिकॉर्ड करने में मात्र चंद मिनट ही लगते हैं। इस तरह की पुस्तकों को रिकॉर्ड करने के लिए कई मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। उत्पादन की प्रक्रिया। नंबर 1, एक वाचक पुस्तक को पूरी तरह पढ़ता है एवं कंप्यूटर या डिजिटल रिकॉर्डर की मदद से रिकॉर्ड करता है। नंबर 2, प्रूफ पढ़ने वाला व्यक्ति ध्वन्यांकित पुस्तक को डेजी बुक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर या सामान्य रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में खोलकर संपादित करता है। नंबर 3, पुस्तक वितरण हेतु CD अथवा DVD या मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, आईपॉड की तरह के उपकरण पर या अंतर्जाल पर उपलब्ध कराई जाती है। पुस्तक संपादन करने का दूसरा तरीका। नंबर 1,
प्रकाशक डिजिटल फाइल उपलब्ध कराता है या टंकण अथवा स्कैनिंग के द्वारा डिजिटल फाइल तैयार की जाती है। नंबर 2, डिजिटल टेक्स्ट को डेजी स्टाइल के आधार पर मानवीय प्रयासों से अथवा स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। नंबर 3, कंप्यूटर द्वारा पुस्तक की रिकॉर्डिंग की जाती है। नंबर 4, पुस्तक को सीडी या डीवीडी या मेमोरी कार्ड, मोबाइल फोन, आईपॉड आदि उपकरण पर कॉपी करके या अंतर्जाल पर वितरण करके किया जाता है। पृष्ठ 200। नोट: अगर हम प्रकाशक की ओर से भेजे गए टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं तो पुस्तक रिकॉर्ड करने की संपूर्ण प्रक्रिया 1 घंटे के अंदर ही पूरी हो जाती है। बड़े अक्षर वाली पुस्तक का उत्पादन। बड़े अक्षर वाली पुस्तक साधारण पन्नों पर 18 से अधिक फॉन्ट साइज पर छपी होती है। साधारण छपाई 10 से 12 फॉन्ट साइज पर होती है। अगर हमारे पास पुस्तक की डिजिटल कॉपी उपलब्ध होती है तो हम साधारण प्रिंटर का उपयोग करके उसे बड़े अक्षरों वाली पुस्तक के रूप में छाप सकते हैं। अगर पुस्तक हमारे पास सिर्फ भौतिक रूप में कागज पर उपलब्ध है तो उसे फोटोकॉपियर मशीन पर उपयोग करके 200% तक बड़ा किया जा सकता है। अगर हमारे पास 12 फॉन्ट की पुस्तक है तो इस प्रक्रिया के द्वारा 24 फॉन्ट तक की पुस्तक बन सकती है। एक डिजिटल पुस्तक को स्क्रीन आवर्धन सॉफ्टवेयर के माध्यम से या AMIS या इज रीडर जैसे किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर भी बड़े अक्षरों वाली पुस्तक के रूप में पढ़ा जा सकता है। बड़े अक्षरों वाली पुस्तक में रंग वैषम्यता को भी परिवर्तित किया जा सकता है। हम काली पृष्ठभूमि पर सफेद और सफेद पृष्ठभूमि पर काले अक्षर ला सकते हैं। हम अपनी पुस्तक में टेक्स्ट के रंग तथा पृष्ठभूमि के रंग में व्यापक विविधता प्राप्त कर सकते हैं। स्पर्शीय ग्राफिक्स या रेखा चित्र का उत्पादन। गणित, विज्ञान, भूगोल या अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा संभव नहीं होती अगर दृष्टिबाधित बच्चों को आरेख, चार्ट, नक्शे, रेखांकन आदि उपयोग के लिए नहीं मिलते। इन सभी सामग्रियों को उपयुक्त ब्रेल लेबल, उभरी हुई लाइनों या डॉट्स के रूप में उत्पादित किया जा सकता है। ऐसी कई प्रौद्योगिकियां हैं जिनका इस्तेमाल इनके उत्पादन में किया जाता है। नंबर 1, थर्मोफॉर्म मशीन। स्पर्श रेखाचित्र मोटे कागज या एल्यूमीनियम शीट पर धागे, मोती या किसी भी अन्य उपयुक्त सामग्री को चिपकाकर तैयार किया जाता है। एक थर्मोफॉर्म मशीन से इस मास्टर की प्रतियां वैक्यूम फॉर्मिंग की विधि से प्लास्टिक शीट पर उत्पादित कर सकते हैं। स्पर्शीय रेखाचित्र के उत्पादन के लिए ये सबसे लोकप्रिय तकनीक है। पृष्ठ 201। नंबर 2, स्वेल कागज। स्वेल कागज एक विशेष प्रकार का कागज है जो रसायन की एक पतली परत के साथ लेपित होता है। हम वांछित चित्र की फोटोकॉपी कर सकते हैं या इस कागज पर किसी भी ग्राफिक के प्रिंट आउट ले लेते हैं। फिर हम एक हीटिंग मशीन से कागज को गुजारते हैं जिससे कागज पर रेखाचित्र उभरते चले जाते हैं। इस तकनीक से स्पर्शीय रेखाचित्र का उत्पादन आसान है। हालांकि कागज की लागत बहुत अधिक होने के कारण बड़े स्तर पर उत्पादन संभव नहीं है। नंबर 3, ब्रेल एम्बॉजर द्वारा रेखाचित्र का मुद्रण। ब्रेल प्रिंटर और ब्रेल प्रेस के कई मॉडलों में रेखाचित्र मुद्रण की क्षमता भी है। प्रिंटर छवि उभारने के लिए छोटे ब्रेल डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पर्शीय रेखाचित्र के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे सिस्टम के द्वारा चित्र की बारीकियां नहीं उभारी जा सकती। इस प्रणाली का उपयोग आसान है और लागत भी बहुत नहीं आती। ये प्रणाली सीधी रेखाचित्रों के लिए बहुत अच्छी है। रेखाचित्र मुद्रण या ब्रेल लेबल के लिए कंप्यूटर द्वारा स्पर्शीय ड्राइंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। नंबर 4, नेट बोर्ड। एक प्लास्टिक नेट लकड़ी के बोर्ड पर चिपकाया जाता है। जब हम इस बोर्ड पर रखे कागज पर चित्र बनाते हैं तो स्पर्शीय रेखा कागज के दूसरी तरफ उभर जाती है। इस लाइन को कागज के सामने से भी महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार ये विशेष शिक्षकों या खुद छात्रों द्वारा स्पर्श ग्राफिक्स तैयार करने के लिए एक बहुत ही आसान उपकरण बन जाता है। ये स्पर्श रेखाचित्र किसी भी मशीन द्वारा नहीं दोहराए जा सकते। इस तकनीक का इस्तेमाल पुस्तकें बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। नंबर 5, जर्मन कागज या प्लास्टिक ग्राफ पेपर। ये एक प्लास्टिक की पतली शीट होती है। इस कागज को रबड़ पैड पर रखा जाता है। इस कागज पर बनाई ड्राइंग जहां ड्राइंग बनाई जा रही है उसी तरफ उभरी होती है। ये कागज भारत में आसानी से उपलब्ध नहीं है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए पठन और लेखन उपकरण।
अब हम छात्रों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, लेखन के आधुनिक तरीकों और सुलभ प्रारूप में उपलब्ध किताबों को पढ़ने के बारे में चर्चा करेंगे। पृष्ठ 202। नंबर 1, कंप्यूटर के लिए स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सभी के लिए पढ़ने एवं लिखने का उत्कृष्ट साधन है। अंतर्जाल सभी के लिए पठन सामग्री का अंतहीन संसाधन है। विश्व के अधिकतम समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं अंतर्जाल पर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार सारी नई पुस्तकें डिजिटाइज की जा रही हैं तथा पुरानी प्रतिलिपि अधिकार मुक्त यानी कॉपीराइट फ्री पुस्तकें ऑनलाइन पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। शब्द प्रक्रमण सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल पेशेवर दस्तावेजों को बनाने में होता है। जब कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर उपलब्ध होता है तब स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर यानी TTS की मदद से प्रासंगिक सूचना को बोलकर बताता है। अगर कंप्यूटर में स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले की मदद से यही जानकारी ब्रेल में भी प्राप्त की जा सकती है। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले प्रायः किसी भी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की मदद से चलाए जा सकते हैं। इनमें NVDA जैसे निशुल्क स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर तथा लगभग 50,000 रुपए की कीमत वाले जॉज स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर भी शामिल है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर आवाज के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर पर निर्भर करता है। अगर किसी भाषा के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो स्क्रीन रीडर उस भाषा को पढ़ सकता है। उदाहरण के लिए NVDA नामक स्क्रीन रीडर बंगला भाषा को नहीं पढ़ सकता क्योंकि बंगला भाषा के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं है। जब कभी भी बंगला भाषा के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा, NVDA बंगला में भी दस्तावेज तथा समाचार पत्र पढ़ सकेगा। स्क्रीन रीडर की गुणवत्ता उसके टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती है। हम अपने स्क्रीन रीडर में विभिन्न आवाजों को सुन सकते हैं अगर हमारे कंप्यूटर में कई टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो तो। आज अनेकों मुफ्त तथा मूल्य में मिलने अथवा व्यावसायिक स्क्रीन रीडर उपलब्ध हैं। NVDA एक मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है जो कि अंतर्जाल पर मुफ्त में उपलब्ध है। जॉज, विंडो आइज, सुपरनोवा आदि कुछ प्रमुख व्यावसायिक सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयरों की कीमत 10,000 से 60,000 रुपए के बीच में है। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी सॉफ्टवेयर पर काम कर पाएगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर की उस सॉफ्टवेयर के साथ सुसंगतता कितनी है। उदाहरण के लिए, दृष्टिबाधित व्यक्ति टैली नामक सॉफ्टवेयर पर काम नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रीन रीडर टैली पर काम नहीं करता। कई बार सॉफ्टवेयर की बुरी एवं असुलभ रूपरेखा की वजह से परेशानी होती है। पृष्ठ 203। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दृष्टिबाधितों तथा अल्पदृष्टि व्यक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथा एक क्रांतिकारी तकनीक है। केवल इसी सॉफ्टवेयर की मदद से दृष्टिबाधित तथा अल्पदृष्टि वाले कार्य कर पाते हैं। इस तकनीक की सहायता से दृष्टिबाधित अपने दस्तावेज, प्रदत्त कार्य, परीक्षाएं तथा अपने पत्र खुद लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखे गए दस्तावेज को कोई भी पढ़ सकता है, जिसकी वजह से दृष्टिबाधित व्यक्ति का सामाजिक तथा आर्थिक समायोजन संभव हो पाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति इस तरह के सॉफ्टवेयर की मदद से विश्वकोश, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, शब्दकोश इत्यादि पढ़ सकते हैं। नंबर 2, स्क्रीन रीडर युक्त मोबाइल फोन। आधुनिक मोबाइल फोनों के लिए भी स्क्रीन रीडर विकसित किए गए हैं। दृष्टिबाधितों की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने वाली कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। एड्रेसेस बुक पढ़ने की सुविधा, हर प्रकार की डेजी पुस्तकें, केवल टेक्स्ट एवं ध्वन्यांकित तथा बिना टेक्स्ट की बोलती पुस्तकें पढ़ने की सुविधा, ऑनलाइन लाइब्रेरी से पुस्तकें डाउनलोड एवं पढ़ने की सुविधा, बहुभाषी शब्दकोश, GPS आधारित संचलन, ईमेल लेखन एवं पठन, अंतर्जाल स्थित वेबसाइट से पढ़ना, संक्षिप्त नोट बनाना, कक्षा में व्याख्यान या छोटे संदेश ध्वन्यांकित करना, फोन करना तथा फोन कॉल आते समय मोबाइल फोन के स्क्रीन पर फोन करने वाले का नाम अथवा नंबर देखना, कॉल विवरण जैसे कि मिस्ड कॉल, रिसीव्ड कॉल, डायल्ड कॉल को चेक करना, मुद्रा अथवा इकाई परिवर्तक, अलार्म घड़ी, कार्य और नियुक्ति अनुस्मारक के साथ कैलेंडर और आयोजक। पृष्ठ 204।
मोबाइल फोन की कम लागत और पहुंच को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाथ में रखा जाने वाला दृष्टिबाधित के लिए ये पहला डिजिटल उपकरण बनता जा रहा है। दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सुलभ समाधान प्रदान करने के लिए ये लगभग कंप्यूटर के बराबर होता जा रहा है। नंबर 3, कंप्यूटर और मोबाइल फोन के लिए स्क्रीन आवर्धन सॉफ्टवेयर। फॉन्ट आकार बढ़ाना, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि रंग और स्पष्ट रूप से पहचान योग्य माउस पॉइंटर अल्प दृष्टि वाले एक व्यक्ति को कंप्यूटर का उपयोग करने की सुविधा देते हैं। स्क्रीन आवर्धन सॉफ्टवेयर आंखों में तनाव को कम करने के लिए वाणी का इस्तेमाल भी करते हैं। दृष्टि क्षमता के अनुरूप संवर्धन बढ़ाया या घटाया जा सकता है। MS विंडोज जैसे अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन आवर्धन क्षमता मौजूद होती है। कई वाणिज्यिक स्क्रीन संवर्धन, जूम टेक्स्ट, सुपरनोवा इत्यादि इसी तरह जूम और स्क्रीन रीडर मोबाइल फोन के लिए भी उपलब्ध हैं। नंबर 4, रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक। जैसा कि रीडिंग सॉफ्टवेयर के वर्णन में ऊपर लिखा है, कंप्यूटर की जानकारी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा एक रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक पर प्रदर्शित की जा सकती है। एक रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक कंप्यूटर से USB केबल या वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्शन का उपयोग कर जुड़ सकता है। इस उपकरण में ब्रेल सेल की पंक्ति होती है। साधारणतया ब्रेल प्रदर्शक में 40 प्रकोष्ठ यानी सेल तक होते हैं। हालांकि 16 से 80 प्रकोष्ठ वाले मॉडल भी उपलब्ध हैं। एक 40 प्रकोष्ठ के ब्रेल प्रदर्शक पर ब्रेल के अधिक से अधिक 40 अक्षर प्रदर्शित होते हैं। एक बार जब हम इन 40 वर्णों को पढ़ लेते हैं तो एक बटन दबाकर अगले 40 ब्रेल अक्षर या वर्ण पिछले 40 वर्णों के स्थान पर प्रदर्शित हो जाते हैं। इस तरह के एक उपकरण के माध्यम से भी सभी प्रकार की डिजिटल जानकारी बिना कागज पर छापे ब्रेल में उपलब्ध हो जाती है। इसकी बहुत उच्च लागत की वजह से विकासशील देशों में रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक साधारण प्रयोग में नहीं आ पाया है। पृष्ठ 205। नंबर 5, ब्रेल नोट टेकर। ब्रेल नोट टेकर वो उपकरण है जिसके अंदर एक छोटे से कंप्यूटर के साथ एक रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक होता है। एक ब्रेल नोट टेकर में रिफ्रेशेबल ब्रेल की पंक्ति होती है तथा ब्रेल लिखने के लिए ब्रेलर की तरह कुंजी पटल होता है। एक ब्रेल नोट टेकर में ध्वनि भी उत्पादित की जा सकती है। ब्रेल नोट टेकर की क्षमता और गुणवत्ता दिन ब दिन बढ़ रही है। इस तरह के उपकरण निम्न कार्यों को करने में सक्षम है: ब्रेल स्वरूप में दस्तावेज का टंकन, दस्तावेजों का सामान्य प्रिंटर पर मुद्रण, रिफ्रेशेबल ब्रेल प्रदर्शक के रूप में काम करने के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट होना, इंटरनेट तक पहुंचने और ईमेल करने के लिए कनेक्टिविटी, घड़ी, कैलेंडर, शब्दकोश, आयोजक आदि के रूप में उपयोगी, ब्रेल में विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों का पठन, डेजी और MP3 किताबों का पठन। नंबर 6, पढ़ने वाली मशीनें। इससे पहले इसी अध्याय में हम स्कैनर और OCR सॉफ्टवेयर की डिजिटल दस्तावेज बनाने हेतु उपयोगिता का वर्णन कर चुके हैं। एक दस्तावेज या टेक्स्ट पढ़ने की मशीन TTS, स्कैनर तथा OCR सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होती है। पृष्ठ 206। ये टेक्स्ट रीडिंग प्रणाली किसी कंप्यूटर अथवा मोबाइल फोन पर इंस्टॉल किए जाने वाले पैकेज के रूप में हो सकती है या बहुत सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस के साथ एक अलग मशीन के रूप में भी हो सकती है। हम स्कैनर पर एक मुद्रित कागज रखते हैं। कंप्यूटर पर स्कैन कुंजी दबाते ही कंप्यूटर TTS की आवाज का उपयोग करके 1 सेकंड में कागज पर लिखे वाक्यों को पढ़ना शुरू कर देगा। मोबाइल फोन आधारित प्रणाली स्कैनर के बजाय फोन के कैमरे का प्रयोग करती है। इस प्रणाली द्वारा मुद्रित कागज पर लिखा पाठ पढ़ सकते हैं या एक डिजिटल दस्तावेज के रूप में स्कैन पाठ को बाद में पढ़ने के लिए कंप्यूटर में रक्षित भी किया जा सकता है। पाठ पढ़ने वाली मशीन या सिस्टम केवल अंग्रेजी और यूरोपीय भाषाओं के लिए उपलब्ध है। ये प्रणालियां किसी भी भारतीय भाषा के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन पुस्तकालय। डिजिटल दस्तावेज न सिर्फ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर से सीधे पढ़ने के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि ये ब्रेल पुस्तकों, बोलती पुस्तकों तथा बड़े अक्षरों वाली पुस्तकों के मुद्रण हेतु भी काम आती हैं। इन डिजिटल दस्तावेजों की तैयारी में मानव और वित्तीय संसाधन लगते हैं।
मास्टर डिजिटल दस्तावेजों की तैयारी ब्रेल पुस्तक उत्पादन के लिए आवश्यक कामों का लगभग 95% है। डिजिटल दस्तावेजों के लाभों में से ये एक है कि इन दस्तावेजों को संग्रहित कर इंटरनेट के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। ये वांछनीय है कि हम एक विशेष पुस्तक का डिजिटल दस्तावेज एक बार से अधिक नहीं बनाएं। संगठनों और प्रिंट विकलांग व्यक्तियों को इस मास्टर डिजिटल दस्तावेज को साझा करने में सक्षम होना चाहिए। ऑनलाइन पुस्तकालय एक माध्यम है जिससे कि इस तरह की पुस्तकें साझा होती हैं। पृष्ठ 207। ऑनलाइन पुस्तकालय एक बड़ा कदम है जिससे उपयोगकर्ता और संगठनों को जब भी पुस्तकों की जरूरत हो वे उसी समय उसका डाउनलोड कर उपयोग कर पाते हैं। उन्हें डाक द्वारा किताब भेजे जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। भारत में संगठनों और उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध पुस्तकालयों के 4 विकल्प हैं। इनका उल्लेख नीचे किया गया है। नंबर 1, ऑनलाइन ब्रेल http://www.oblindia.org। ऑनलाइन ब्रेल लाइब्रेरी राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देहरादून स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। नंबर 2, बुकशेयर इंडिया http://www.bookshare.org.in। बुकशेयर बेनिफिशिएंट टेक्नोलॉजीज संयुक्त राज्य अमेरिका की एक परियोजना है। ये प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन पुस्तकालय है। सभी किताबें डेजी टेक्स्ट के रूप में या ब्रेल दस्तावेज के रूप में इस लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। बुकशेयर का अब भारत में भी एक कार्यालय है। भारत में प्रिंट विकलांग व्यक्तियों को बुकशेयर लाइब्रेरी की वार्षिक सदस्यता 400 रुपए में उपलब्ध है। दिसंबर 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय पाठकों के लिए बुकशेयर में 46,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह था। इस पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी और तमिल के किताबें उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय की सदस्यता पाने के लिए सक्षम ट्रस्ट 01142411015 http://www.saksham.org से संपर्क करें। नंबर 3, परियोजना गुटेनबर्ग ऑनलाइन पुस्तकालय पर मुफ्त किताबें http://www.gutenberg.org। परियोजना गुटेनबर्ग पुस्तकालय वेबसाइट पर रखी गई हजारों पुस्तकें डिजिटल प्रतिलिपि अधिकार मुक्त हैं तथा ईपब सामान्य टेक्स्ट HTML प्रारूप के रूप में उपलब्ध है। ये डिजिटल पुस्तकों की पहली ऑनलाइन पुस्तकालयों में से एक है। नंबर 4, मुख्य धारा के ऑनलाइन बुक स्टोर्स। ये पुस्तकें कागजी पुस्तकों के रूप में ही नहीं प्रकाशित कर रहे हैं बल्कि ये डिजिटल पुस्तकों के रूप में बिक रही हैं। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान वेबसाइट के माध्यम से डिजिटल पुस्तकें बेचते हैं। इन पुस्तकों में अधिकांश सर्वाधिक सुरक्षित किताबें हैं और DRM प्रौद्योगिकी द्वारा संरक्षित हैं। पृष्ठ 208। इन पुस्तकों को कुछ विशेष उपकरणों पर ही पढ़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए Amazon से खरीदी डिजिटल किताबें किंडल डिजिटल बुक रीडर पर ही पढ़ी जा सकती हैं। इसी प्रकार Apple iBook की दुकान से खरीदी पुस्तकों को iPhone, iPad या iPod टच पर ही पढ़ा जा सकता है। समस्या तब आती है जब खराब DRM प्रौद्योगिकी से रक्षित होने के कारण इन पुस्तकों को स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर या ब्रेल लिप्यंतरण सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ना असंभव हो जाता है। फिलहाल Amazon से खरीदी गई पुस्तकें प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं है, लेकिन iBook की दुकान से खरीदी किताबें पूरी तरह से सुलभ है। ब्लियो एक ऑनलाइन किताब की दुकान है जो दृष्टिबाधित या कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ डिजिटल किताबें उपलब्ध कराता है। ईपब डिजिटल पुस्तकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। यदि प्रकाशक ईपब प्रारूप में अपनी किताबें प्रदान करेगा तो सभी सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ ये पुस्तकें दृष्टिबाधित या अल्पदृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए भी सुलभ हो जाएंगी। अन्य उपयोगी उपकरण। नंबर 1, बोलता कंपास। ये एक हार्डवेयर उपकरण है जो घोषणा करता है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ये उपकरण केवल दिशा यथा उत्तर, दक्षिण, पूर्व आदि की घोषणा करता है।
वर्तमान में आईफोन या एंड्रॉयड आधारित फोन में ऐसी सुविधा है। स्मार्टफोन की लोकप्रिय होने के साथ इस उपकरण की उपयोगिता कम हो रही है। नंबर 2, रंग सूचक। रंग सूचक एक कैमरा युक्त छोटा सा उपकरण है जो कि हमें रंग पहचानने में मदद करता है। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में इसे किसी सतह के रंग को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बटन के दबाए जाने पर रंग सूचक वस्तु के रंग की घोषणा करता है। स्मार्ट मोबाइल फोन पर भी ये सुविधा उपलब्ध है, इसलिए इस उपकरण की उपयोगिता सीमित हो रही है। नंबर 3, बोलते तराजू। ये डिजिटल संतुलन या वजन तौलने वाली मशीन के समान है। इसकी अतिरिक्त सुविधा ये है कि ये स्पष्ट आवाज में वजन की घोषणा करता है। रसोई में इस्तेमाल होने वाले और शरीर का वजन मापने वाली मशीन के अलग अलग मॉडल उपलब्ध हैं। पृष्ठ 209। नंबर 4, ब्रेल लेबलिंग उपकरण। ब्रेल लेबल एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन या पेशेवर काम में स्वतंत्र बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेल लेबल की तैयारी का सबसे आसान तरीका इंटर पॉइंट ब्रेल स्लेट का उपयोग है। इस स्लेट के लाइन नंबर 9 के दोनों ओर 12 mm के छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में प्लास्टिक की पट्टी डालकर उस पर ब्रेल लिखकर ब्रेल लेबल तैयार किए जा सकते हैं। इसी स्लेट की लाइन संख्या 19 के दोनों ओर इसी कार्य के लिए 8 mm के छिद्र भी उपलब्ध हैं। प्लास्टिक पट्टी पर ब्रेल लेबल तैयार करने के लिए कुछ विशेष उपकरण भी उच्च आय वर्ग वाले देशों में उपलब्ध हैं। इस उपकरण की मदद से वो व्यक्ति जिसे ब्रेल न आती हो भी ब्रेल लेबल तैयार कर सकता है। ये उपकरण महंगा है और भारत जैसे देश में इसे अक्सर नहीं देखा जाता। कंप्यूटरीकृत ब्रेल लेबल प्रिंटर भी एक जापानी कंपनी द्वारा बेचा जाता है। नंबर 5, ऑडियो लेबल मशीन या पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड पेन के आकार का लेबल सेंसर युक्त ध्वनि रिकॉर्डर यंत्र है। इस यंत्र के साथ कागज के अनेकों गोलाकार लेबल्स दिए जाते हैं जो सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। जिस वस्तु को भी हमें लेबल करना है उस पर हम एक लेबल चिपका देते हैं। उदाहरण के लिए चीनी की एक बोतल। इसके बाद बोतल पर लगे लेबल को हम पेन फ्रेंड से स्पर्श करते हैं और अपनी आवाज में उपकरण में उस वस्तु का विवरण रिकॉर्ड कर देते हैं जिस पर यह लेबल चिपकाया गया है। इसके बाद जब भी हम पेन फ्रेंड को उस लेबल के साथ स्पर्श करवाते हैं तो उस वस्तु से संबंधित रिकॉर्डिंग बजने लगती है। इन लेबलों के धोए जा सकने वाले मॉडल भी उपलब्ध हैं। इस प्रकार हम अपने कपड़े पर भी उपयुक्त लेबल लगा सकते हैं। मेलिंग सूची और ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्क। फेसबुक और ट्विटर हमारे देश के विशेष रूप से युवा पीढ़ी की विशाल जनसंख्या के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इन नेटवर्कों का लोग न केवल वार्तालाप के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इन साइटों पर पेशेवर सामाजिक नेटवर्क भी उपलब्ध है। छात्र अपने वरिष्ठ और पेशेवर सलाहकारों से परामर्श प्राप्त करते हैं तथा घर बैठे एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। फेसबुक की तरह के विकलांग व्यक्तियों के लिए ही बनाए गए कुछ विशिष्ट सामाजिक नेटवर्क भी उपलब्ध हैं। इंक्लूसिव प्लैनेट भारत में बना एक ऐसा ही सामाजिक नेटवर्क है जिसके 24 विभिन्न देशों में 7,000 सदस्य हैं। पृष्ठ 210। फेसबुक और ट्विटर भी दृष्टिबाधित लोगों के लिए सुलभ है तथा कई दृष्टिबाधित इन वेबसाइटों का इस्तेमाल करते हैं। मेलिंग सूचियां सूचना के आदान प्रदान का एक और माध्यम है तथा दृष्टिबाधित या अल्पदृष्टि वाले व्यक्तियों के बीच काफी लोकप्रिय है। एक्सेस इंडिया एक ऐसी मेलिंग सूची है। ऑनलाइन रेफरेंस। नंबर 1, http://www.bookshare.org.in। नंबर 2, http://www.daisy.org। नंबर 3, http://www.gutenberg.org। नंबर 4, http://www.idpf.org। नंबर 5, http://www.oblindia.org। नंबर 6, http://www.saksham.org। नंबर 7, http://www.unicode.org।